अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खासी वायरल हुई। ये इस्लामाबाद के एक कनोली कैफे की वीडियो थी जिसमें दो मालिकान अपने मैनेजर को इसलिए तज़हीक का निशाना बना रही थीं क्योंकि वो इन जैसी उम्दा अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। सोशल मीडिया पर इन खवातीन को खासी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वाक़े के कई अवामिल हैं और क्या ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है? क्या हमने आज तक कभी किसी शख्स को उसकी कमज़ोर अंग्रेज़ी पर मज़ाक का निशाना नहीं बनाया? क्या पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़ुबान किसी भी शख्स की कद्र मंज़िलत या काबिलियत जाँचने का मयार है? क्या हमें अपनी ज़ुबानों पर शर्मिंदगी है या ये एक तबक़ाती मसला है? हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शहराम अज़हर साहब मौजूद हैं। शहराम अज़हर साहब माहिर तालीम हैं, अमरीका की बकनल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मशहूर बैंड लाल के लीड वोकलिस्ट भी रह चुके हैं और फैज़ साहब का कलाम बहुत खूबसूरती से गाते हैं। सबसे पहले तो शहराम अज़हर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हामी भरी। नहीं, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और इतने अहम और दिलखराश मौज़ू पे अपने ख़्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। शहराम साहब आते हैं सबसे पहले तो ये कि जो हमारा अंग्रेज़ी ज़ुबान से रिलेटेड एक एहसास कमतरी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम पाकिस्तानी अंग्रेज़ी ज़ुबान को किसी भी शख्स की काबिलियत या उसकी कद्र-ओ-मंज़िलत जाँचने का मेयार क्यों बनाकर बैठे हुए हैं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं इसमें थोड़ी-सी जो जो वाक़या है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस मौज़ू पे बात कर रहे हैं, बिलख़ुसूस ये जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, इसके हवाले से मैं थोड़ा-सा एक बात करना चाहूँगा पहले, आपके सवाल की तरफ आने से पहले और शायद सवाल का जवाब भी उसी में ही कहीं छुपा हुआ हो। वो ये कि एक लेज़ी एनालिसिस यहाँ पर जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम ये समझें कि ये जो जिन लोगों ने ये वाक़या किया, जो इसके पर्पेट्रेटर्स हैं, इस सारे इस मज़ाक के या जो भी है। एक लेज़ी एनालिसिस ये हो सकता है कि हम उन अफ़राद को ब्लेम कर दें। हम समझें कि जी ये अफ़राद कोई बुरे लोग हैं या ये इविल लोग हैं और लिहाज़ा ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो मैं दोस्तों से कहूँगा कि गुज़ारिश करूँगा कि थोड़ा-सा सोफ़िस्टिकेटेड एनालिसिस इसमें ये होगा कि हम अपने साथ सच बोलें और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हम ये बताएँ, बेशक हम एक-दूसरे से ना इसका एतराफ़ करें, लेकिन अपने आप को कम से कम अपने आप से सच बोलें कि क्या हम मीरा की अंग्रेज़ी का मज़ाक नहीं उड़ाते? क्या हम उसको फ़नी नहीं समझते? क्या हम पाकिस्तान के क्रिकेटर जब अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो क्या हम उससे एक एम्बैरेसमेंट फ़ील नहीं करते? क्या हमारे यहाँ इवन जो आप मेयार देखें, जो मेयार हैं वो आप देखेंगे ऐसी वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें लोग कहते हैं, "ओहो हो! ये देखो ज़रा, ये फ़कीर कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा है।" मेयार भी ये है। या कि हम हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बात पे बहुत भंगड़े डालते हैं कि जी देखिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और क्या उनका स्टाइल है और क्या उनकी ठाठ-बाट है। तो ये सारे सवालात हमें अपने आप से पहले पूछने चाहिए कि क्या ऐसा है या नहीं है? और क्या हम अपने ही लोगों के ऊपर, अपनी ही ज़बान के ऊपर एक एहसास कमतरी का इज़हार जो है अपने डेली लाइव्स में करते हैं या नहीं करते? तो मेरी नज़र में आपके सवाल की तरफ आते हुए इसके पीछे एक जनरैलिटी छुपी हुई है। अफ़राद को ब्लेम करने से बेहतर है कि हम उस जनरैलिटी को पहचानें। वो ये कि हम लोग, आप, मैं, साउथ एशिया के सारे लोग, अफ़्रीका के सारे लोग, लातिनी अमेरिका के सब सारे लोग, हम लोग बेसिकली गुलामों के बच्चे हैं। हम लोग कॉलोनाइज़्ड सोसाइटीज़ 200 साल हिंदुस्तान हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है, उस पे ब्रिटिश राज रहा। तो हम गुलाम लोग हैं और लिहाज़ा कॉलोनियलिज़्म के नतीजे में, नौवादियाती निज़ाम के नतीजे में एक मख़सूस आइडेंटिटी जन्म लेती है जो कि मख़सूस किस्म की कॉलोनियल हायरार्कीज़ के ऊपर मबनी है। उसका जो तबक़ाती निज़ाम है, वो मख़सूस किस्म की कॉलोनाइज़्ड और रेशियलाइज़्ड, रेसिस्ट किस्म की हायरार्कीज़ के ऊपर मबनी है। और इसी वजह से हर चीज़ जो कि ब्रिटिश या यूरोपियंस इन जनरल के साथ, क्योंकि सिर्फ़ ब्रिटिश तो कॉलोनाइज़र्स नहीं थे, मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाकों में मुख्तलिफ़ ममालिक थे। तो उसके अंदर एक आपको एक हायरार्की ज़बान के अंदर भी नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक पंजाब से है और मुझे ये बात बखूबी मालूम है कि मैं अगर रावलपिंडी में
सड़क पे जा रहा हूँ और पुलिस वाला मुझे रोकता है और मैं आगे उससे से अपनी मादरी ज़बान पंजाबी में बात करता हूँ, हाँ जी पाइन की हो यार, तो मुमकिन है कि मुझे 2 थप्पड़ भी मारे और क्या कहते चल ना उठे आना ज़रा 2 और 2-4 गालियाँ दे जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो शायद थोड़ी-सी और रिस्पेक्ट से मेरे साथ पेश आए और अगर मैं अंग्रेज़ी में कहीं बात कर दूँ तो वो कहे सर सॉरी सर, सॉरी सर ये आप जाएँ। नहीं, इससे क्या साबित होता है और ये हमारे डेली की लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। इससे साबित ये होता है कि हमारे यहाँ ज़बान का रिश्ता हमारे माइंड्स क्योंकि कॉलोनाइज़्ड हैं, हम गुलाम ज़हनियत से सोच रहे हैं। हमारे माइंड में ज़बान का ताल्लुक क्लास के साथ है, स्टेटस के साथ है, रिस्पेक्ट के साथ है, इज़्ज़त के साथ है और हर इंसान क्योंकि अपनी इज़्ज़त चाहता है, तो लिहाज़ा वो जो है, उन तमाम सिंबल्स को एक्वायर करने की कोशिश करता है, जो कि किसी न किसी तरीके से उसको समाज में एक रिस्पेक्ट वर्दी इंसान तस्लीम कराने में सूदमंद हों। यही ताल्लुक अंग्रेज़ी के साथ है। इसका तो ये मतलब हुआ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान पाकिस्तान में अगर आपकी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर दस्तरस है, तो ये बात भी साबित करती है कि आपका ताल्लुक उस तबके से है, जो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाना अफ़ोर्ड कर सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आप ये नोटिस करें कि ये जितने भी इदारे अ, कॉलोनियलिज़्म के दौर में बने हैं, जहाँ से पढ़ के निकलने वालों की अंग्रेज़ी ज़ाहिर है बहुत चुस्त होती है। एचएसएन कॉलेज मिसाल के तौर पे जहाँ से हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी जो हैं जिसके ग्रेजुएट हैं। एचएसएन कॉलेज किस ज़माने में किस की खातिर और उसकी तारीख़ क्या है, ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया है और बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, जो कि बनाए ही इसलिए गए थे ताकि कॉलोनियल सब्जेक्ट्स पैदा किए जा सकें। ऐसे सब्जेक्ट्स पैदा किए जा सकें जो कि दूसरे नेटिव्स के ऊपर जो बाकी कमी है, उनके ऊपर हुक्मरानी कर सकें। तो आप नोटिस करें कि हमारे माशरे में जो जितना नेटिव है, वो उतना ही कमी समझा जा रहा है ना? बिल्कुल। और जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, जो कि बेसिकली एचएसएन कॉलेज और आज के दौर में पिछले 20-30 सालों में बीकन हाउसेज़ और सिटी स्कूल्स और इन सारे प्राइवेट इदारों से निकल रहे हैं। और जैसा कि आपने बिल्कुल 100% करेक्ट आपने पॉइंट आउट किया कि इसका ताल्लुक क्लास के साथ है, आपकी क्लास बैकग्राउंड के साथ है। अगर आप अमीर ख़ानदान में पैदा हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि आप फिर वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में भी जा सकते हैं और एचएसएन की फ़ीसें भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं और सारा कुछ है। तो ज़ाहिर है कि आपको एक जो है अंग्रेज़ी भी आपकी चुस्त हो जाएगी उसमें। लेकिन सवाल तो हमारे से जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि क्या हमें उसी कॉलोनियल दौर की जो नॉलेज सिस्टम्स हैं, क्या हमें उन्हीं के अंदर आज भी ऑपरेट करना है 70-75 सालों के बाद भी? या कि हमें जो है कुछ इसको डीकोलोनाइज़ करके अपने अफ़कार और अपने जो ख़यालात और अपनी ज़बान की जो खूबसूरती है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पे भी कोई ज़हन अपना लगाना चाहिए। सवाल तो ये है। शहराम साहब, आपने अभी ये इस्तिलाह इस्तेमाल की डीकोलोनाइज़ की और हम अभी कुछ अगले सवालात में इसकी तरफ भी आएँगे, लेकिन इस इस्तिलाह से पहले एक इस्तिलाह जो बहुत इस्तेमाल होती है, वो ये है कॉलोनियल हैंगओवर कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनके जो बाद के असरात हैं, वो आप पर अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। आप ज़रा कॉलोनियल हैंगओवर को समझा सकते हैं ताकि उसके बाद हम डीकोलोनाइज़ेशन पर आएँ? एब्सोल्युटली। देखिए इसमें जो सबसे बड़े जो थिंकर्स हैं फ्रांत्स फनोन और आज के ज़माने में गुगे वथानियो केनिया के जो हैं, इन्होंने इसके ऊपर बड़ी जामिद रिसर्च करके और बड़ा इसके ऊपर खूबसूरत एक पूरा लिटरेचर की पूरी डिसिप्लिन है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के नाम से, जो इस सारे जो फ़िक्र है इसके ऊपर बात करती है। बुनियादी बात इसमें जो है, जो मेन चीज़ मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, कॉलोनियल हैंगओवर से मुराद हैंगओवर जिस तरह आप जानते ही हैं कि एक तरह का वो है कि आपने रात को एक नशा किया और आप दिन में जब उठे तो आप तब भी आप मुकम्मल तौर पे होश में नहीं आ रहे। तो आपके ऊपर खुमार जो है वो अब भी अपने माज़ी का जो है एक तरह से तारी है और आप स्ट्रेट हेडेड सोच नहीं पा रहे, एक फॉग है माइंड के ऊपर। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम वैसे तो कहने को किताबों में और लॉ बुक्स के हवाले से तो हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी। ये तीनों मुल्क जो बरे-सग़ीर का पार्ट थे। लेकिन एक सवाल ये है कि भई जो कॉलोनाइज़र हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन वो जो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर गए हैं, अंग्रेज़ी में जिस तरह कहेंगे ना कि भई दे हैव टॉट अस टू हेट आवरसेल्व्स, सेल्फ लोथिंग।
दे हैव टॉट अस टू हेट आवरसेल्व्स। जॉन पॉल सार्त्रे फनॉन की ही किताब के अंदर बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खतरनाक बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पोस्ट कलोनियलिज्म इज अ नर्वस कंडीशन। पोस्ट कलोनियलिज्म इज नर्वस कंडीशन। ये एक इस तरह भी कैफियत है। आप कभी आप भी पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, मेरा भी ये इत्तेफाक हुआ, और मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे सब के साथ होता है कि हम गोरों के इर्द गिर्द थोड़े नर्वस रहते हैं, जिस तरह एज इफ हम उनसे चाह रहे हैं कि यार मैं ये ठीक कर रहा हूँ ना, जरा माइंड ना करें यार, मैं थोड़ा पेंडू हूँ। अप्रूवल और वैलिडेशन हमें हमें चाहिए होती वैलिडेशन, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, और है। हम अपना मेजर जो है, हम अपना मेजर जो है उसके साथ रब कर रहे हैं कि यार ये जिस तरह से अंग्रेजी बोलता है, ये जिस तरह से पेन पकड़ता है, ये जिस तरह से कांटा छुरी पकड़ता है, ये सब मैंने कॉपी करना है, क्योंकि ये म्यार है ट्रूथ का, वाइटनेस म्यार है ट्रूथ का। और मैं जो कि ब्राउन या काला हूँ, मेरा जो म्यार है वो ये तय करेगा, ये मुझे बताएगा, मास्टर मुझे बताएगा कि जो है मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और एक, अगर आप मुझे इजाजत दें, यहाँ के अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर और एक्टिविस्ट थे, मैल्कम एक्स। जी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये जो फिनोमेना है ना, जो इस वीडियो में भी आपको नजर आया, कि वो बैठे हुए हैं दो लोग और वो एक तीसरे शख्स का मजाक उड़ा रहे हैं उसकी अंग्रेजी का। तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को इनहेरेंटली, वो एक सेल्फ लोथिंग है। वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं वो लोग, कि जेंडर से कता ताल्लुक ही, वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं उस नेटिव से, उसका मजाक उड़ा के, उसको अदराइज करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम इससे जो है, इस नेटिव से मुख्तलिफ हैं। और ये भी एक तरह की उनकी इस तरह भी कैफियत को का रिफ्लेक्शन है, कि उनके अंदर भी किस तरह भी कैफियत है इस हवाले से कि वो दूसरे को अपने से कमतर दिखा के अंग्रेजी की बुनियाद पे, हालांकि वो मेहनती एक शख्स है, एक मेहनत कश इंसान है, और उसी की मेहनत और खून पसीने की वजह से ही वो फॉर्म चल रही है, बिल्कुल, वो रेस्टोरेंट है बिल्कुल। जो भी है। लेकिन वहाँ पर इस बात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पर रिस्पेक्ट इस बात की है कि वो अंग्रेजी कैसी बोल रहा है और हमारा कितना खर्चा हो गया इसकी ट्रेनिंग के ऊपर। दुखड़ा इस बात का है वहाँ पर। तो ये इसमें जो है हमारे लिए, जो मुझे पर्सनली इसके ऊपर बहुत एंगर हुई, और आपको भी आई एम श्योर हुई होगी, वो ये है कि एक बेटर एक रियलिटी का चेक है कि हम सब के अंदर जो है आज भी कॉलोनियल हैंगओवर, जिसको आपने बड़ा खूबसूरती से कहा, कॉलोनियल हैंगओवर है ये प्रिसाइसली कॉलोनियल हैंगओवर है। फरहान साहब, आपने जो ये बात कही है कि ये एक इज़्तिराबी कैफ़ियत है, ये वाक़ई एक बहुत अहम बात है कि ये एक इज़्तिराबी कैफ़ियत है जिसमें से निकलने के लिए बहुत वक़्त दरकार है, और जिस तरीके से हमारी सोचों को मफ़लूज कर दिया गया है, इसमें से निकलने के लिए भी ग़ालिबन 200 साल तक हमें वो हुकूमत तो करके चले गए, लेकिन शायद इससे निकलने के लिए 400 साल लगे। तो अब हम आते हैं डीकोलोनाइज़ करने की तरफ, कि डीकोलोनाइज़ेशन क्या होती है और ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसके एस्पेक्ट्स हैं डीकोलोनाइजिंग के। इसमें सबसे पहले तो वो तमाम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो कि ऐसे इदारे जो कि कॉलोनियल सब्जेक्ट्स बनाने के लिए, गुलाम पैदा करने के लिए बनाए गए थे, वो कवानीन, वो इदारे, वो एजुकेशनल सिस्टम्स, वो तमाम जो हैं उनको डिकंस्ट्रक्ट करके रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कभी-कभी कोई नई इमारत कायम करने के लिए कई इमारतों को गिराना पड़ता है। जी, बिल्कुल। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, मैंने एचएसएन कॉलेज की आपको मिसाल दी। मेरा ताल्लुक पिंडी से है, तो हम अक्सर इस्लामाबाद जाते थे। तो वहाँ पर आप कभी चक्कर लगा हो तो आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद क्लब नाम की जगह है, जी, देखा होगा आपने। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि आज वहाँ पे जाएँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक केस स्टडी है इस सारे फिनोमेना के अंदर। आप उसके अंदर जाएँ तो सबसे पहले तो सूट पहन के जाना पड़ता है, जी, राइट? अच्छा, जाएँगे तो दरवाज़े के आप बाबू बन के जा रहे हैं, और दरवाज़े के ऊपर जो शख्स खड़ा हुआ है वो आपके आबा-ओ-अजदाद के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है दरवाज़ा खोलने के लिए, राइट? बिल्कुल। अच्छा, फिर अब मेरे साथ एक दफ़ा वाक़या हुआ कि मैं और मेरी कज़िन की शादी हुई, तो हम उधर, उन्होंने बुलाया हमें कि भई आएँ, डिनर पे आएँ, जिस तरह होता है किसी की शादी के बाद। तो हम वहाँ से जब अंदर जा रहे थे तो बाहर इस्लामाबाद क्लब के बाहर एक छोटा-सा बोर्ड लगा हुआ था, मेन ईटिंग एरिया के बाहर, कि भई मेड्स सॉरी, लिखा हुआ था सर्वेंट्स एंड आयाज़ नॉट अलाउड। हाँ,
तो मैंने अपने कज़न से ज़िक्र किया, मुझे नफ़रत आई, मैंने कहा ये क्या घटिया बात इन्होंने लिखी हुई है यार। तो मैं खाने के दौरान भी इसी बारे में सोचता रहा। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने अपनी कज़न को आखिर में कह ही दिया कि यार ये क्या बकवास बात लिखी हुई है कि आयाज़ नॉट अलाउड। तो वो मुझे आगे से कहती है आई नो, मेड्स लिख देते, राइट। तो उसको जो प्रॉब्लम था इस सारी चीज़ से, इसका मतलब है उसको इस बात से नहीं था कि ये क्लासिस्ट किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। उसको इस बात से लगा कि लफ्ज़ तो यार कम से कम अंग्रेज़ी का कोई डिसेंट यूज़ करते हैं यार, ये क्या? राइट। सो मैंने जैसा कहा कि ये इंस्टीट्यूशंस, ये इदारे जो रीइंफोर्स करते हैं उन सारे कॉलोनाइजिंग प्रोसेसेस को, उनको अबॉलिश करके रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, उन कवानीन को अबॉलिश करने की जरूरत है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं। जी। कुछ हमें दिमाग के लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिसे डीकॉलोनाइजिंग द माइंड कहा जाएगा। उसके लिए हमें आपस की कॉन्वर्सेशंस के अंदर एक दूसरे को, जिस तरह आपको बखूबी इल्म होगा कि आज से 10, 15, 20 साल पहले तक मिसोजिनिस्टिक किस्म की बातें आम-शाम लोग कह देते थे और वो फ़नी कंसिडर होती थीं। हम सब बिल्कुल। उस पे ठट्ठे मारते थे, ख़वातीन और मर्द सारे। इसी तरह अब आज वो अनकूल हो चुका है, तो कोई जो है वो कम से कम किसी डिसेंट सेटिंग के अंदर इस तरह की बातें करते हुए 2 बार सोचेगा, राइट? क्यों? जी। क्योंकि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया और उसने चैलेंज किया इस सारी चीज़ को। इसी तरह एक एंटी रेशियल और एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हमें जो है एक उसको लॉन्च करने की ज़रूरत है, मैस स्केल पे, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मैस मीडिया के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू, हर चैनल के थ्रू हमें इसी तरह इसको अनकूल बनाना है कि कोई इस तरह की चीज़ों को ना फ़नी समझे, ना किसी फ़कीर की वीडियो अंग्रेज़ी में लग गई है तो ये बड़ी कोई ठट्ठे मारने वाली बात है, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। दिस शुड बी नॉर्मलाइज़्ड। कोई अगर अंग्रेज़ी में बात करता है, ठीक है, कोई उर्दू में बात करता है, ठीक है, कोई पंजाबी में करता है, कोई सिंधी में करता है, कोई पश्तो में करता है, ये सारी मोतबर ज़बानें हैं। ये सारे कल्चर्स खूबसूरत हैं और इन सारे कल्चर्स के अंदर अपनी-अपनी अपना-अपना एक हुस्न है। 3 सतून मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके ज़रूरी हैं। मटीरियल वर्ल्ड के अंदर लॉ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको डीकोलोनाइज़ किया जाए और दिमाग को सब्जेक्टिव लेवल पे जो चीज़ें हैं, अपनी ज़ात के अंदर और अपने इर्द-गिर्द के लोगों के दिमागों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग डिज़ीज़्ड लोग हैं, हम लोग सिक और गुलाम लोग हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम से हम सफ़र करते हैं, वी लव आवर ओप्रेसर्स एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। कि वो लोग जिन्होंने 200 साल तक हमारे खित्ते को, हमारे लोगों को, जिनकी वजह से हमारे माशरे में आज तक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिज़ीज़ और मेल न्यूट्रिशन है, क्योंकि सारी इंडिया की रिसोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लैंड की तरक्की में लग रही थीं, सारी इंडोनेशिया की रिसोर्सेज़ हॉलैंड की तरक्की में लग रही थीं। तो उन्हीं लोगों की जो है हम मेयार से अपने आप को आज भी जज कर रहे हैं। तो इस पे हमें, जिस तरह से हम शेमिंग करते हैं ऐसे लोगों की जो मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं, इसी तरह इस तरह की चीज़ों की शेमिंग करने की ज़रूरत है ताकि सब्जेक्टिविटीज़ में कोई तब्दीली आए, वरना ये आराम से आने वाली चीज़ नहीं है। अ, वाक़ई ये जो आपने बात कही है कि इसका एक आसान हल ये है कि इस सिलसिले में इस तरह की मूवमेंट्स हों, इस तरह की कैम्पेन्स हों, जो इस चीज़ को अनकूल बनाएँ क्योंकि हमारा एक मसला ये है कि हमने फ़ॉलो उस चीज़ को करना होता है जो कूल है। लाइक इवन आई नो मेनी सच पीपल के जो वैसे सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर बहुत जो अपनी आम जिंदगी पर उनकी फेमिनिस्ट प्रैक्टिस नहीं है लेकिन क्योंकि ये चीज अनकूल समझी जाती है इसलिए वो पब्लिक में कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे लिहाजा इसी तरीके से शायद डीकोलोनाइजेशन भी मुमकिन हो अच्छा शाहराम साहब आपका ताल्लुक पंजाब से है जैसा कि आपने मेंशन किया क्या आपको लगता है कि पंजाब में ये कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स अपनी ज़ुबान पर, अपने कल्चर पर शर्मिंदा होने का रुझान बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है? एब्सोल्युटली ये बदकिस्मती है। है तो सब में, मतलब है सब में। मेरे जो बांग्लादेश के भी दोस्त हैं, उनको भी फेयर एंड लवली लगाने का बहुत शौक है। मेरे जो नाइजीरिया के दोस्त हैं, वहाँ भी फेयर एंड लवली का धंधा ठीक-ठाक चल रहा है और अंग्रेज़ी सीखने का ये जो पूरा धंधा है, ये सब जगह पे है। लेकिन पंजाब के अंदर ये एक और ही एक इसकी इसकी शक्ल है। वो ये कि न सिर्फ़ ये कि जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्ज़िस्ट करता है, बल्कि अपनी मादरी ज़ुबान से भी नफ़रत है। जी, आप नोटिस करें कभी पंजाबी फैमिलीज़ में आप उठें-बैठें तो आप ये नोटिस करेंगे ट्रेंड, इस पे ज़रा नज़र का आप इधर दौड़ाएँ तो आपको विज़िबल होगा हर चीज़ में, कि जब हम लोग कोई सीरियस कन्वर्सेशन करना शुरू होते हैं तो हम मुश्किल उर्दू या अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और अगर हमने कोई जोक करना हो, कोई मज़ाहिया बात करनी हो तो हम पंजाबी में बात करते हैं, "ओ की कर रहे हो यार?" ऐसा।
हम तो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड्स में जो जोक करने की, मजाक करने की, नॉन सीरियस गुफ्तगू करने की जो जबान है वो पंजाबी है, राइट। इम्प्लिसिट यही है कि पंजाबी में कोई सीरियस थॉट नहीं एक्सप्रेस हो सकती, और जैसे ही हमने सीरियस बात करनी होगी तो हम उर्दू में या अंग्रेजी में उसको स्विच करेंगे, राइट। तो इसकी वजूहात ज़ाहिर है तारीख में जुड़ी हुई हैं कि पंजाब जो है अनफॉर्चुनेटली इन अ सेंस 1857 के बाद कलोनियलिज्म के साथ उसका रिश्ता जो है बड़ा अजीब सा है। अजीब सा कहना तो मैं थोड़ा जनरस हो रहा हूँ, मतलब कि पंजाब की जो रूलिंग क्लासेस थी उन्होंने अलाइन किया अपने आप को ब्रिटिश कलोनियलिज्म के साथ, और इसीलिए उनको एलाइड और मार्शल रेसेस का खिताब भी दिया गया, है ना, मैनुअल्स, ब्रिटिश मैनुअल्स के अंदर। जी। तो लिहाजा उनके अंदर जो है ये कि जी असि तो गोरे हैं, और आप ये प्री 1971 की अगर हमारी जो कल्चरल हिस्ट्री है, या आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि कैसे रेफर किया जाता था बंगाल के लोगों को, या उनके बारे में क्या बातें की जाती थी। अम, आपने एक टर्म सुनी होगी पंजाब में अक्सर कि ये बड़ा भोंगा आदमी है, या बड़ा भोंगा है, टर्म सुनी होगी बंगाल आपने। से आती है। एग्जैक्टली मैं तो हैरान हुआ जब मुझे पहली दफा ये पता चला कि हमारे जो बांग्लादेश के दोस्त हैं वो शेख मुजीब को बोंगा बांधू कहते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो, तो कहते हैं यार बोंगा का मतलब होता है बंगाली। तो फिर मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाई, मैंने कहा यार अच्छा, मैं तो इसका कोई और मतलब समझता था कि बड़ा बोंगा है, बट दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो पंजाब के अंदर partially because of its colonial past and its alliances with the British, और partially जिस तरह से post independence पंजाब की रूलिंग क्लासेस ने अपने आप को जो है वो सबसे बड़ा उर्दू दान समझा हुआ है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ मुश्किल उर्दू के पंजाब में बोले जाते हैं जो उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं बोलते। तशरीफ रखें, ये उर्दू स्पीकिंग कोई नहीं कहता, लेकिन ये पंजाब में हर जगह लोग तशरीफ रखें, आपका इस्म शरीफ क्या है। इस तरह की मुश्किल उर्दू अपन ज़्यादा जो है वो सोफिस्टिकेटेड जो है अपने आप को नॉन नेटिव बनाने की कोशिश है पंजाब के अंदर। तो एब्सोल्युटली आपने जो बात कही आई एग्री विद इट 100%। अ, अब आते हैं हम इसी बात की तरफ जो आप कर रहे थे कि पंजाब में ये इस तरह अपनी ज़ुबान को कमतर समझना, अपने कल्चर को बाकियों से कम समझने का रुझान ज़्यादा है और इसकी वजह हमारा कॉलोनियल पास्ट है। तो ये किस तरह जो बरतानवी साम्राज्य था, जो नौ आबादियाती निज़ाम था, उसने ये किस तरह मुमकिन बनाया कि हमें अपनी ज़ुबान पर और अपने कल्चर पर शर्मिंदगी शुरू हो जाए? क्योंकि देखिए ये एक दिन की बात तो नहीं है। नहीं नहीं रातों-रात तो एब्सोल्युटली। नहीं हुआ होगा। तो ये किस तरह मुमकिन बनाया उन्होंने? देखिए ये सबसे पहले तो इसकी जो तारीख है वो ऐसे है कि जब 1857 की वॉर हुई तो उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने, उनके अंदर एक रियलाइजेशन आई एक तरह की। महमूद ममदानी एक स्कॉलर है, उन्होंने इसकी बड़ी खूबसूरत डिफाइन एंड रूल एक किताब लिखी है, बहुत खूबसूरत उसके ऊपर। उसमें वो ये समझाते हैं कि जब 1857 का क्राइसिस हुआ तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने जाहिर है ये कमिटीज बिठाई ये जानने के लिए कि अच्छा ये क्राइसिस हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये क्राइसिस हो गया। तो तब उनके एक एडमिनिस्ट्रेटर थे सर हेनरी मेन। हुँ, हमारे यहाँ कोई भी आज भी सीएसएस का एग्जाम देता है तो उसको सर हेनरी मेन की ही तहरीरें पढ़नी पड़ती हैं, और हुँ, उसकी वजह है क्योंकि सर हेनरी मेन वो इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने इसका ये जवाब दिया। उन्होंने इसका जवाब यूं दिया कि यार ये जो है 1857 की लड़ाई इसलिए हुई कि ये जो नेटिव हैं, ये जो कल्लू हैं, इन लोगों को हमने बहुत ज्यादा सिविलाइज करने की कोशिश कर दी थी, जबकि ये लोग इतने नेटिव हैं कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सिविल लॉ। ये सिविल लॉ के लिए भी, सिविलाइज्ड लॉ के लिए भी रेडी नहीं है, और इनको गवर्न किया जाएगा कस्टमरी लॉ से। तो आज भी हमारे कानून के अंदर ये एक डिस्टिंक्शन सिविल लॉ वर्सेस कस्टमरी लॉ की मौजूद है, जिसमें आइडिया ये है कि जो सिविलाइज्ड लोग हैं दे आर गवर्न्ड बाय सिविल लॉ, जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में एक्सेट्रा। और जो नेटिव है, क्योंकि वो कस्टम और ज्योग्राफी के साथ बंधा हुआ है, उसको गवर्न करेंगे कस्टमरी लॉज। तो इसकी तारीख यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, अब ये कौन तय करेगा कि मेरे कस्टम्स में क्या है? ये कौन तय करेगा कि वजीरिस्तान के लोगों के क्या कस्टम्स हैं और पंजाब के लोगों के क्या कस्टम्स हैं, राइट? ये जाहिर है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स तय करेंगे, राइट? तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अब ये टास्क उठाई कि हम इन
नेटिव्स को स्टडी करेंगे एज अ सब्जेक्ट, और इनके कस्टम्स में से हम सिफ्ट थ्रू करेंगे और बताएंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर ये कस्टमरी लॉ लगता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स जो हैं वो लेट से ये काम करते थे, लिहाजा तुम्हें जो है गवर्न किया जाएगा बाय कस्टमरी लॉ। डिफाइन एंड रूल, जिसको मैं मोहम्मद मुदानी ने कहा है कि पहले मुझे डिफाइन किया गया कि मैं कौन हूँ, मुझे डिफाइन किया गया। मेरे पास यहाँ पे एक किताब पड़ी हुई है, मैनुअल ऑफ पंजाब कास्ट्स, सर डैनियल एबेटसन की लिखी हुई है। उसमें सारी मेरी जो कास्ट है, मिसाल के तौर पे जट कास्ट के बारे में उसने ऐसे लिखा हुआ है जिस तरह कुत्तों के मैनुअल्स में लिखा होता है ना कि रॉटवाइलर की ये खासियत होती है, लैब्राडोर की ये खासियत होती है, जनरलाइज स्टीरियोटिपिकल किस्म की स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि वही जो है सारा करिकुलम बना फिर सीएसएस का करिकुलम, जिससे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मिलिट्री की एडमिनिस्ट्रेशन सारी वही टेक्स्ट पढ़ के और उसको वर्ड ऑफ गॉड समझ के, वो यार इंग्लिश में लिखा है, यार क्या बातें कर रहे हो, जट यही होते हैं, इंग्लिश में लिखा है। तो वो मेरिट ऑफ ट्रूथ है। तो एक इंटायर पॉलिटिकल गवर्नमेंटैलिटी की फॉर्म, हुकूमत करने का एक नया अंदाज जो है उसने जन्म लिया 1857 के बाद, जो कि बड़ा डिस्टिंक्ट है 1857 से पहले के कॉलोनियल एक्सपीरियंस का। और फिर फाइनल पॉइंट जो आपको मैं इसमें बताऊं वो ये कि यही जो एक्सपीरियंस कस्टमरी लॉ की डेवलपमेंट का था, डिफाइन एंड रूल का था, यही फिर पूरे कॉलोनियल एम्पायर में यूज किया गया। ये जो नेटिव और सेटलर की डिस्टिंक्शन है पूरे अफ्रीका में कि कौन सी ट्राइब्स नेटिव हैं और कौन सेटलर है, कौन सी जबान जो है वो जबान है और कौन सी डायलेक्ट है, ये फैसला कौन करेगा कि सराइकी जो है वो डायलेक्ट है, और ये कौन तय करेगा? आप मैं इसमें एक अपना ज़ाती तजुर्बा बयान करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे वालिद साहब का सराइकी स्पीकिंग है वो। और जब बड़े हुए और थोड़ी-सी ज़रा समझ आई, क्योंकि बचपन जो था वो तो बहुत ही उस तरह अपनी ज़ुबान पे कॉम्प्लेक्स और वो उस तरह करके वो गुज़रा था, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े थे। जब बड़े हुए और एहसास हुआ कि नहीं, लाइक यू नीड टू लर्न मोर अबाउट योर लैंग्वेज, मोर अबाउट योर कल्चर। तो मेरा एक जगह पर जाना हुआ जो कि बहुत ही पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स का वो था, और उसमें वहां पे मैंने ये जिक्र किया और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपकी जुबान अलहदा से जुबान नहीं है, ये लांदी है, ये पंजाबी का एक डायलेक्ट होता है, तो इसलिए आप इसको जुबान मत कहें। तो वो चीज़ वाक़ई अभी भी हमारे अंदर एग्ज़िस्ट करती है कि कुछ ज़ुबानें जो हैं, वो ज़ुबानें हैं। मिसाल के तौर पर पोठवारी ज़ुबान को, पहाड़ी ज़ुबान को, उसको तो ज़ुबान कंसिडर ही नहीं किया जाता है। इन सबको पंजाबी में ज़म कर दिया गया है। बिल्कुल, वो नगुगे वथानियों जिनका मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया, वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि भई वो सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ अ डायलेक्ट? तो वो कहते हैं कि भई मुझे समझ में ये आया है कि लैंग्वेज इज़ अ डायलेक्ट विद अ गन, कि ज़बान वो है जिसके पास बंदूक है। तो वो कहती है कि भई मैं ज़बान हूँ, और पोठोहारी भी जो है वो डायलेक्ट है, सराइकी भी डायलेक्ट है, पहाड़ी भी डायलेक्ट है, हिंदको भी डायलेक्ट है, मैं ज़बान हूँ, मैं एब्सोल्यूट हूँ। और बाकी सब जो है वो, क्योंकि तुम सुट को सिट कहते हो या तुसी को तुसां कहते हो, तो लिहाजा ये जो है ये डायलेक्ट है। ये देखिए ना, इसमें ये है, इसमें ताकत के साथ इसका ताल्लुक है अल्टीमेटली, इस हायरार्की का कि कौन डायलेक्ट है और कौन ज़बान है, इसका ताल्लुक जो है वो भी ताकत के साथ है। और ये अल्टीमेटली इसके रूट सारे जो हैं इसके कॉलोनियलिज़्म के साथ जाके कनेक्ट होते हैं वापस। शाहरान साहब, अब आते हैं हम इस पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ, और एक जो आपसे सवाल है, बहुत से सवालात जो मैंने सोचे हुए थे उनके जवाबात आप ऑलरेडी, आपने इतनी अच्छे तरीके से बयान किया है कि बहुत से जवाबात इसमें आ चुके हैं। लेकिन एक बड़ा क्लीशेड सा सवाल है, और आप डीकोलोनाइजेशन के सिलसिले में उसका जवाब दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से अगर हम ये बात करें कि ये जो इस्लामाबाद कनोली कैफे का ये वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात को कैसे कम किया जा सकता है? डीकोलोनाइजेशन तो एक एस्पेक्ट है कि इस चीज को अनकूल बनाया जाए, और जिस तरह सोशल मीडिया पर इन खवातीन के बारे में कहा जा रहा है, और गालिबन आपने इनकी एक अपॉलॉजी भी देखी होगी, वो एक माजरतनामा जो इन्होंने तहरीर किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमने किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, और वो माजरतनामा भी इसी तरह का है कि आपकी गलती है कि आप हमें इस तरह करके ब्लेम कर रहे हैं। ये किस तरीके से इस सोच का खात्मा किया जा सकता है, और इस तरह के वाकयात का सद्देबाब किस तरह मुमकिन है? जी, वही ना कि कॉलोनियलिज़्म तो खत्म हो गया, लेकिन कनोलियज़्म शुरू हो गया। मतलब इसमें ये है ना मसला
और वो जो अपॉलजी है मतलब इट्स नॉन स्टार्टर फ्रैंकली। मतलब ये कहना कि जी हम तो देखें वो 10 साल से उसको हमारे पास मजदूरी क्यों कर रहा है अगर हम बुरे लोग होते, भाई आपको कोई बुरा नहीं कह रहा, आप कोई ईवल नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर। जो आपने हरकत की वो एक न सिर्फ ये कि तज़हीक आमेज हरकत थी एक इंसान के साथ जो कि आपका मजदूर है, जो कि जिसके साथ आपका एक पावर का रिलेशनशिप है, ताकत का रिश्ता है, जो कि आपके लिए मेहनत करके इतने सालों से वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी आपकी फार्म चल रही है उसकी मेहनत की बुनियाद पे। तो इसमें 2-3 एलिमेंट्स मैं आपसे सजेस्ट करूँगा। डीकोलोनाइज़िंग की मैंने पहले बात कर दी तो मैं आई वोंट रिपीट माय सेल्फ। इसमें दूसरा जो हमें काम करने की ज़रूरत है वो तबक़ाती ढांचे को चैलेंज करने की ज़रूरत है। इस बात की एप्रिसिएशन लाने की ज़रूरत है कि जो मेहनतकश है वो एक इज़्ज़तदार और एक रिस्पेक्ट वर्दी शख्स है हमारे समाज का। इसमें ना सिर्फ़ ये कि कॉलोनियल हायरार्कीज़ मौजूद हैं, इसमें एलिटिज़्म और क्लास हायरार्कीज़ मौजूद हैं। और हमें तबक़ाती निज़ाम के ऊपर जैसे हम बाकी आइडेंटिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, जेंडर के ऊपर थैंकफुली अब हम बात करना शुरू कर दी है हमने। पॉलिटिकल क्लास की प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करते हैं, इसी तरह हमें तबक़ाती निज़ाम जो हमारे माशरे में एग्ज़िस्ट करता है और उस तबक़ाती निज़ाम से मेरी मुराद बड़ी स्पेसिफ़िक मुराद है कि कौन मेहनतकश है और कौन सरमायादार है, कौन वडेरा है और कौन मज़ारा है, कौन मालिक है और कौन गुलाम है। इसकी तफ़रीक हमें अपने आप को इसके ऊपर अवेयर करना पड़ेगा कि तबक़ाती निज़ाम के क्या मसाइल हैं और तबक़ाती निज़ाम के नतीजे में जो महरूमियाँ और जो साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ेज़ पैदा हो रही हैं, उनको रिवर्स करने के लिए ना सिर्फ़ ये कि हमें अपने कॉलोनियल पास्ट के साथ कंफ़र्टेबल होना पड़ेगा। आप नोटिस करें हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में बात करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। कुत्तों और बच्चों के साथ अंग्रेज़ी में बात करना पसंद किया जाता है। और बच्चे जो हैं एज़ अ रिज़ल्ट आप नोटिस करें पंजाबी या सिंधी या बलूची या पश्तो तो बहुत दूर की बात है, वो उर्दू से भी अब जा रहे हैं, जी, राइट? इसी तरह। तो हमें इसको बड़ा सीरियसली इसको समझना पड़ेगा कि भई हम लोग जो हैं वो अपनी ज़ुबानों के साथ कर क्या रहे हैं? एज़ अ रिज़ल्ट आप देख लें उर्दू शायरी के साथ क्या हो रहा है, उर्दू नॉवल के साथ क्या हो रहा है, पंजाबी का तो छोड़ ही दें, नज़्म और फ़िल्म तो कभी देखी ही नहीं कोई अच्छी बनते हुए अब। ये बहुत इसको सीरियस समझने की ज़रूरत है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ज़हनों के साथ हमारे जो है मसला बन रहा है। हमें इसकी सीरियसनेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले। जब सीरियसनेस होगी तो इसके ऊपर रास्ते कम्युनिटी खुद निकाल लेगी। जब हम कलेक्टिवली इसको प्रॉब्लम समझेंगे तो हम इसका हल निकालेंगे। अगर हम इस पे फ़ख्र ही करते रहेंगे कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और उसको रीइन्फोर्स करते रहेंगे हज़ारों तरीकों से, तो सब लोगों के लिए यही रैशनल स्ट्रैटेजी होगी, फिर सब लोग यही करेंगे। ज़ाहिर है कोई भी शख्स पीछे तो नहीं रहना चाहता, कोई भी शख्स ये तो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का मज़ाक उड़ाया जाए स्कूल में, तो फिर सभी यही करेंगे। So unless we all do it together or none of us will do it. शाहान साहब आपने जो इख्तिताम पे बात की है कि वाक़ई जब तक इस तबक़ाती निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, जब तक मज़दूर को वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जिसका वो हकदार है, जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा कि सरमायादार का सरमाया बनाने में सबसे बड़ा किरदार मेहनतकश और मज़दूर का है। इन ख़वातीन ने जिस तरह इन साहब को तज़हीक का निशाना बनाया, उसमें ग़ालिबन वो ये बात भूल गई थीं कि अगर वो 9 साल से उनके लिए काम कर रहे थे, तो ग़ालिबन उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि 9 साल से एक बंदा आपको वो सरमाया पैदा करके दे रहा है, जिसकी बुनियाद पर आप एग्ज़िस्ट कर रही हैं इस मुआशरे में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट के लिए, आपने वक़्त निकाला और उम्मीद है कि आपके साथ मुस्तक़बिल में भी मज़ीद पॉडकास्ट अगर आपके पास वक़्त हो तो आप ज़रूर की जा सकती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पॉडकास्ट को सुना और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपके ज़हनों में भी कोलोनियलिज़्म, डीकोलोनाइज़ेशन और तबक़ाती निज़ाम से मुताल्लिक़ कुछ ख़यालात के बारे में वज़ाहत होगी। अगली पॉडकास्ट तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।